केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी ध्यान रखना भाई है। मेरे को बोलना कि सर वो करना है, वो नहीं हुआ है हमारा केस स्टडी। उसके पूरे क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करके ना उसको पूरे अच्छे से करेंगे हम केस स्टडी वाले भी, क्योंकि उसी में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ नहीं पाते केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब मेरे को तो समझ में नहीं आता, सीबीएसई जब केस स्टडी क्वेश्चन देती है तो उनके कंटेंट में भी वो चीज लानी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक में देना चाहिए केस स्टडी के क्वेश्चंस। अब बुक पुराना पैटर्न, एग्जाम पैटर्न हर साल नया, गलत है ये। ओके स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहां पर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड दीज आर योर इनिशियल कंडीशंस एक्स एंड वाई की वैल्यूज। तो इनिशियली हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन dy बाय dx इज इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सो विल गेट dy इज इक्वल टू dx अपॉन x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया डायरेक्टली यहीं पर। इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लग गया दोनों तरफ, ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन। लेफ्ट साइड में dy का इंटीग्रेशन हो जाता है y, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन x, x प्लस वन। अच्छा मैंने ये सब होमवर्क बनाने के लिए बोला था क्या? हिंट विंट दिया था ऐसा मुझे यहाँ याद आ, नहीं बनाया होगा, अभी तो एग्जाम डेट आगे बढ़ गई ना इसलिए किसी ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, ओके। सो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड क्या होता है, ए अपॉन एक्स, ए अपॉन फर्स्ट वाला फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड वाला फैक्टर, यही हो जाएगा एक्स माइनस वन। अब उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड पे तो एलसीएम वही रहेगा, लेफ्ट साइड पे तो कोई चेंज नहीं, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। राइट साइड पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये सब कट गए भाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों कट गए। लेफ्ट साइड पे बचा यहाँ पर वन, राइट साइड पे यहाँ पर बच गया ए अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स, ये बच गया राइट साइड। क्या दोनों सेम हो गए? अच्छा एक प्लस आएगा ना, ये वाला माइनस और ये आखिरी वाला प्लस आएगा। ठीक है, करेक्शन कर लो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम? बाकी सब ठीक है ना? ठीक तो दिख रहा है। नाउ पुट x इज इक्वल टू व्हाट, क्या रखे, x इज इक्वल टू जीरो रखो, a मिल जाएगा। बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। नहीं, हाँ माइनस वन, करेक्ट। नाउ पुट x इज इक्वल टू वन, नहीं वन नहीं, माइनस वन पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, यू विल गेट b की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी? फिर से चेक करो। हाँ, और किसी का ऑनलाइन में, अनुष्का, साक्षी? ये मेरा क्यों प्लस वन बाई टू आ रहा है, तुम लोग का दोनों का माइनस आ रहा है। माइनस वन पुट किया तो ये माइनस टू होगा ना, माइनस टू, वन बाई टू आएगा ना। हुँ? और एक्स इज इक्वल टू वन रखोगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन रखोगे तो सी मिलेगा, सी की वैल्यू क्या आएगी, वो भी वन बाई टू आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन जब हम अप्लाई करेंगे, सो दिस पार्ट विल बिकम y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a, a मतलब माइनस वन अपॉन एक्स
dx, ठीक है, प्लस b मतलब कि 1/2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 dx, प्लस c मतलब प्लस 1/2 1/x प्लस 1 dx प्लस c, यही हो जाएगा। अब इसको c नहीं लेके ना log c लेता हूं, क्योंकि बाकी सबका इंटीग्रेशन भी log में आने वाला है। तो y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x। हाँ बोलो। ये अच्छा, ये वाला पार्ट ना, हाँ, ये x माइनस 1, ठीक है। तो माइनस लॉग एक्स प्लस माइनस लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस लॉग सी, ठीक है। अब इधर ध्यान से सुनो और समझो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे लिख सकता हूँ, समझना है तो इधर देखो, 1/2 कॉमन निकाल दिया पहले, तो क्या बच गया, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1। फिर लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर उसके बाद 1/2 जब ऊपर जाएगा तो पावर में 1/2 मतलब वो क्या बना देगा, रूट बना देगा। समझ में आया, ठीक है। अभी देखो इसको इसके साथ क्लब कर रहा हूं, माइनस लॉग एक्स है तो यहाँ अपॉन में एक्स घुसा दो। समझ में आया कि नहीं ये चीज, दो तीन स्टेप एक साथ क्यों मैं, प्लस लॉग सी है, तो भाई ये लॉग सी को लॉग सी रहने दो चाहो तो, या तो फिर चाहो तो उसको भी उसके साथ लॉग की प्रॉपर्टी में मर्ज कर दो, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। चेक करो, कंफर्म करो, जो समझ में नहीं आया पूछो। आया समझ में? हम्म। साक्षी, अनुष्का, आया समझ में तुम दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इरेज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से बना सकते हो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो है? अच्छा, मैंने पूरा सॉल्व किया नहीं ना, अरे सॉरी यार, प्रीवियस क्वेश्चन को ना, ये तो जनरल सॉल्यूशन निकाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी तक पहुंचे नहीं ना हम तो इसमें। हाँ, यस यस यस। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आया था log रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस लॉग सी, यहां तक हम रिजल्ट में पहुंच चुके थे। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। नाउ अप्लाई द इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे तो y की जगह 0 रखोगे, लॉग x की जगह पे 2 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 2 जा 4, 3/2 यही बन जाएगा, प्लस लॉग सी यही बनेगा, ठीक है। लॉग सी नहीं, इसको सी रहने दो, छोड़ो, सी रहने दो, ठीक है, क्योंकि सी जो भी आ रहा है उसको सी रहने दो, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग √3/2 ये हो जाएगा। अब सी की वैल्यू उठा के पिछले जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दो, तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस, प्लस नहीं, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग √3/2, क्योंकि c की वैल्यू माइनस लॉग √3/2 है, दैट्स व्हाई। सो you'll get y is equal to log a minus log b, तो log a by b, log a by b मतलब this upon this मतलब ये आ जाएगा, ये कंफर्म करो एक बार, सेम आ रहा है क्या बुक का आंसर भी? हम्म, आपको बाहर ले लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, समझ गए ना? हम्म। ओके, इरेज कर रहा हूँ, फिर ये चीज चेक कर लिया करो भाई, ठीक है। अगर मैं बीच में आंसर छोड़ दे रहा हूँ या कुछ चीज मिस हो रही है तो बताओ।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 सामने मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग बुक पे एक बार देख लो। cos dy by dx की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करना है इनिशियल कंडीशन। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए दोनों तरफ छोड़ो, या ये समझ लो एक cos को उठा के इधर फेंक दो। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? dy by dx इज व्हाट? cos इनवर्स a। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब dy इज इक्वल टू dx को भी उधर फेंको, तो क्या हो जाएगा? dx। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन लगा दो दोनों तरफ। इंटीग्रेशन देखो यहां मैं क्या किया, cos इनवर्स ए को बाहर रखा, वो अलाउड नहीं है इसके अंदर घुसने के, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ए x प्लस सी। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो। इनिशियल कंडीशन अप्लाई मतलब y की जगह 2 और x की जगह 0 रखो। तो x की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0 प्लस सी। y की जगह पे 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। c की वैल्यू को उठा के वापस यहाँ पर रखो, यहाँ रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x cos इनवर्स a प्लस 2। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। चेक करो। बहुत आसान है वेरिएबल सेपरेबल, ये वाले क्वेश्चन। कॉस, ठीक है भाई, और आगे कुछ लिख। ऐसा नहीं होगा यार। कॉस, ये देखिए इसको क्या लिखा होगा मैं बता रहा हूँ, ये 2 को इधर भेजा होगा, तो क्या बच गया? y माइनस, हाँ, y-2 अपॉन x इज इक्वल टू क्या बचा? cos इनवर्स a बचा। तो ये cos इनवर्स को भी इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? cos y-2 अपॉन x इज इक्वल टू a। तो a के टर्म्स में लिखा उसने आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। इरेज कर रहा हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को भी। एक आध दो क्वेश्चन ये ट्रिकी आएंगे इसमें से, बाकी तो लगभग बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वेरिएबल को सेपरेट करो, बताओ क्या बनेगा? ठीक है, 1/y dy, यस, tan x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो दोनों तरफ। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी, राइट साइड का। माइनस log sec x, नहीं log sec x, log sec x। इंटीग्रेट कर लिया उतनी देर में। कैसे किया पता है? tan को लिख दिया मैंने sin बाय cos, ठीक है। cos को अज्यूम कर लिया t, तो sin x dx क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। तो क्या बन गया? माइनस डी टी अपॉन टी। टी का इंटीग्रेशन log t, बाहर में माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? log 1/t। टी की वैल्यू क्या थी? cos थी। log 1/cos, 1/cos क्या होता है? sec। तो क्या हो जाएगा? log sec x। ठीक है, log sec x हो गया, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? c। ठीक है। अब भाई सब सब अगर लॉग में है तो सी को भी लॉग में ले सकते हो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो लॉग सी लिख दो। जैसे लेफ्ट साइड पे लॉग वाई हो गया, राइट साइड पे लॉग सी इंटू सेक एक्स, ये हो गया। लॉग लॉग कट गया, तो y इज इक्वल टू सी इंटू सेक एक्स, ये आ गया। ये है, क्या है ये? जीएस, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो। इनिशियल कंडीशन है y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो y की जगह पे 1, c sec 0। sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1।
तो c इज इक्वल टू 1, क्योंकि sec और cos दोनों रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec x। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, PS। दैट्स इट। sec 0 1 होता है, तो c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 यहां रख दो। ठीक है, इरेज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसके लिए इंटीग्रेशन ध्यान रखना है तुम लोगों को, बाकी ना ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिफरेंशिएशन नंबर 15 से कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ओके, सो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। और आपको ये जो पॉइंट बोल रहा है मतलब इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये गिवन है फ्रॉम दिस। ओके, ओके, नाउ अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच। सो dy is equal to e raised to power x sin x dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लग गया। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन y, राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये होगा आइलेट प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, ILATE, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, याद है कि नहीं, फिर बताओ क्या होता है, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। यार इसको तो अलग से करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का बनता है। चलो ठीक है, आइलेट से कर रहे हैं, इसको हम अलग से उठा के कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर करता हूं इस जगह पे, देखो ये वाले प्लेस पे कर रहा हूं। ठीक है, I इज इक्वल टू ये मान लेते हैं e टू द पावर x साइन x। ठीक है, बाकी पूरा मेथड सेम है। फर्स्ट फंक्शन चलो ठीक है लगा दिया फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होल इंटीग्रेशन के लिए एक और dx आ गया। ठीक है, यहां तक। फर्दर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट e टू द पावर x साइन x वही रहेगा, क्योंकि e टू द पावर x का वही होता है माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। फंस गए फिर से वहीं, फिर आइलेट लगाओ यहां पर, क्या होगा, नहीं चलेगा अभी, इसके बाद खत्म हो जाएगा। माइनस, हाँ, फर्स्ट फंक्शन cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का मतलब cos का डिफरेंशिएशन तो क्या जाएगा माइनस साइन एक्स e टू द पावर x dx। समझ में यहां तक। फिर उसके बाद i इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस e टू द पावर x cos x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक और माइनस है इसलिए माइनस e रेज टू पावर x साइन x dx। नहीं दिख रहा है क्या, ये ले इधर ले आता हूँ। ठीक है, अभी बताओ समझ में आया कि यहाँ तक का स्टेप। ये माइनस होगा, ये भी एक माइनस, एक माइनस दो माइनस तीन माइनस, इसलिए वो माइनस हो गया। ठीक है, ये चीज अभी रुक जाओ, इसको वाइट कर देते हैं, ज्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, ओके, अब फिर चलाएंगे क्या, अब क्या करेंगे फिर, हाँ, इसीलिए मैं बोला इसको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से आई लेना पड़ेगा
ताकि इसकी वैल्यू को हम इस जगह पे रिप्लेस कर सकें। समझ में आया पूरा? और ये पूरा ऐसा क्वेश्चन हमने किया, ये पूरा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, एक्चुअली माइनस आई बन जाएगा। तो माइनस आई जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस आई बन जाएगा। तो आई प्लस आई मतलब लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, टू आई। समझ में? टू आई इज इक्वल टू, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बट आपके बुक में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बताया हूँ। टू आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, बिल्कुल ले लेते हैं, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही चीज आपको निकालनी थी। ठीक है, यहां तक बताओ अगर हो गया तो। क्या विनायक बना रहा है कि नहीं बना रहा है? साक्षी, अनुष्का, तुम दोनों बना रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, हटा दो। तो हाँ ठीक है, भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। तो इसका इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली कर लिया, तो सीधा उसकी वैल्यू पुट करते हैं। बताओ तो क्या आया था यहाँ पर, e to the e to the power x by 2 e to the power x by 2 अंडर ब्रैकेट sin x माइनस cos x, यही है ना, cos x, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस सी। दैट्स इट। अच्छा दैट्स इट नहीं हुआ अभी, अभी इनिशियल कंडीशन भी पुट करनी है। इनिशियल कंडीशन पुट करो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे मतलब y की जगह पे 0, x की जगह पे 0, साइन 0, कॉस 0, ठीक है, प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये तो हट गया, ये माइनस 1/2 प्लस सी। सी की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2। सी की जगह 1/2 पुट कर दो एंड you'll गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन। दैट्स इट। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बना लोगे क्या? बनाओ तो चलो, मैं कॉपी चेक करता हूँ सबकी। जो बच्चे ऑनलाइन में भी बना रहे बनाओ, अपनी कॉपी दिखाओ कैमरा ऑन करके, बन जाता है तो मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, जहां नहीं बनता पूछना। बन रहा है वंशिका, अनुष्का और साक्षी, कुछ प्रॉब्लम तो पूछो। y/y+2 dy, इधर इंटीग्रेशन राइट साइड में x+2/x dx, ये किया क्या पहला स्टेप? हाँ, मैं पहला स्टेप चेक कर, ठीक है।
सी की वैल्यू मेरी कैसे -2 आ रही है? क्या रही सी की वैल्यू? नहीं, x+2 की जगह 1 तो गलत किया फिर। एक बार चेक करो तो जनरल सॉल्यूशन यहां तक आ रहा है क्या? Yes, sir. y+2 ये तो y+2 कट जाएगा ना भाई। +2 -2 किया, t में कन्वर्ट करोगे तब भी अल्टीमेटली यही आना चाहिए। t+2 आएगा, उसके t-2 आएगा ये तो। मैं चेक करता हूँ। अनुष्का सेम आ रहा है? सी की वैल्यू बताओ तो सेम आ रही क्या अनुष्का? हाँ सर, -2 ही आ रहा है। Yes, sir. ठीक है साक्षी, गुड। और तुम तीनों नहीं बनाए? हाँ ठीक है, तेरा सही है, तेरा भी सही है। सी 0 आएगा, तूने अलग तरीके से बनाया ना। सी की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर चेक कर, फाइनल आंसर शुड बी सेम। तेरे केस में ना तूने अलग तरीके से इंटीग्रेट किया तो तेरे सी की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है, बट अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेम होगा। ठीक है। और तुम दोनों का बना रोशनी वंश का? अच्छा ठीक है, छोड़ दो, जगह छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रेश क्वेश्चन। मैंने ना इसमें प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगा के उसको सिंप्लीफाई कर दिया, मैं चेक कर लिया तेरा सही है। ठीक है, अब तू बुक के आंसर से मैच कर लेना उसको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। कर्व पे एक पॉइंट दे दिया, इनिशियल कंडीशन गिवन है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई द कर्व द प्रोडक्ट, सॉरी, given that at any point xy on the curve the product of slope and its tangent, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate. Most important statement, इस स्टेटमेंट को समझो, यहां पर से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यस, तो क्या बोला उसने? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब किसके बारे में बोल रहा है? dy बाय dx, एंड y कोऑर्डिनेट मतलब इनटू y, दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट मतलब दैट इज इक्वल टू x। समझ गए? ये दिया है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। सॉल्व कर लो, बन गया, खत्म, बहुत आसान है ये तो। किसकी इक्वेशन बनेगी ये बताओ, सॉल्व करके बताओ किसकी इक्वेशन है ये। वो कर्व का नाम क्या है? कर्व का नाम क्या है? चलो बताता हूँ, गुड, सर्कल है वो। हम्म, नहीं सर्कल भी नहीं है ये, सॉरी सर्कल नहीं है ये, है इलिप्स, इलिप्स है। y² अपॉन 2, इलिप्स नहीं, हाइपरबोला, हाइपरबोला, x² अपॉन, हाँ नहीं कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, तो ऐसे ही पूछा मैं। ठीक है, y² अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, सो y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये देखो माइनस आ गया ना, प्लस आता ना तो वो बिल्कुल उसकी इक्वेशन हो जाती, सर्कल की इक्वेशन।
ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ना। इलिप्स में बीच में प्लस आता है, हाइपरबोला में बीच में माइनस आता है। हो गया सबका, इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18। At any point xy, the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point this. चलो बताओ क्या होगा। बताओ क्या। मान लो ये कर्व है, ठीक है, और मान लो ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है जो कर्व को टच करके जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कर्व, ये हो गया कर्व, और ये हो गया टेंजेंट, और इसको बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, यहां पर तुमको प्रॉब्लम, ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू दिस पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, वो आपको ये गिवन एट एनी पॉइंट, बोला ना एट एनी पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और मान लो ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन है ना, ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बना -4 -3। समझ में आया ये चीज, क्लियर हुआ ये चीज। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा, इसको अगर मैं ए बी मार्क करता हूं तो ए बी का स्लोप क्या होगा, बताओ। स्लोप ऑफ ए बी ये होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 तो y माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब x प्लस 4। आया समझ में। ये ए बी का इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट का स्लोप जो है, टेंजेंट का स्लोप मतलब कि dy बाय dx is 2 times the slope of line segment joining these 2 points. So it is equal to actually this. समझ में आया ये चीज। हाँ, था ये थोड़ा सा मुश्किल, अब आगे बन जाएगा, है? आ जाएगा। तुम लोग अगर पढ़े हो तो फिर क्यों नहीं बना सकते। मैंने तो बस वर्ड टू वर्ड पढ़ के बनाया, मैं भी कब बनाया हूँ इसको, बहुत जमाने हो गए, मुझे याद भी नहीं था ये वाला क्वेश्चन कोई बनाया हूँ मैं। dx that's it, integrate both side। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x प्लस 4 प्लस log c लगा दो, ठीक है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c टाइम्स x प्लस 4, ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन लगा दो, ये है आपकी इनिशियल कंडीशन, देखो, ठीक है। तो x की जगह पे 2 रख दो, और y की जगह पे माइनस, x की जगह -2, y की जगह पे 1। 2 हो जाएगा ना, c इज इक्वल टू -1 आएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये। तो इधर पे तो +2 आ जाएगा ना, क्योंकि c है ना।
यार ये कैसे हो गया? चलो ठीक है, एक बार आंसर चेक करते हैं। चेक करो तो ये है क्या आंसर? अनुष्का, साक्षी, बताओ बना क्या? 18। गलत लग ही रहा था मुझे, ये तो लाइन आ गई। At any point x comma y of the curve, the slope of tangent dy by dx is twice the slope of line segment joining the point of contact to this y2 अच्छा अच्छा, एक गलती कर दी, देखो भाई, ये -3 है ना, यहाँ पर मैंने इसको +3 ले लिया, तो इसके कारण ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू, फिर भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही ना अपने पास। क्या दिया बुक का आंसर? x+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+3। सर बोलो। सर वो राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन में 2 मल्टीप्लिकेशन में भी तो है बाहर। हाँ, ये वाला 2 भी मिस हुआ, लेकिन स्टिल उससे रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 2, हाँ बिल्कुल आएगा चेंज, ये स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, ये 2 यस मिस सर। होने के कारण गलत हुआ, यस यस यस, करेक्ट। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर फाइनल आंसर। हाँ, सी चेंज होगा ना, ठीक है, जो भी चेंज होगा अल्टीमेटली बन जाएगा। ये 2 मिस हुआ इसलिए हमारा गलत आया। हाँ, जो भी आएगा फिर अल्टीमेटली वो देख लेना, फिर बन जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे लगा ही, क्यों लगा पता है? क्योंकि x+y=-1 मतलब ये लाइन की इक्वेशन है। जब भी कर्व पे टेंजेंट बोल रहा है, तो लाइन पे टेंजेंट तो बन ही नहीं सकता ना, टेंजेंट तो हमेशा कर्व पे बनता है, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है। ये तो गलत सलत बना है, इसका क्या स्क्रीनशॉट भेजो। समझ गया ना लॉजिक, उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, the volume the volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate। तो एक स्फेरिकल बलून है, उस पे एयर पंप की जा रही है, कांस्टेंट रेट से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इस चीज को ध्यान से समझो, क्या कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है? पहली लाइन पढ़ के मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है? नहीं, लाइन पढ़ो, खुद वॉल्यूम। से पढ़ो लाइन। यस, वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा बलून में हवा बढ़ते जाएगी, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब कि वॉल्यूम का रेट चेंज, जिसको डीवी बाय dt से रिप्रेजेंट किया जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कांस्टेंट। सो इज कांस्टेंट मतलब दैट इज इक्वल टू सी, एनी कांस्टेंट, सी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या लिखा है? इफ इनिशियली its radius is 3 units, after 3 second it is 6 unit। इनिशियली मतलब जब टाइम 0 था, तब रेडियस कितना था? 3 यूनिट। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया, तो रेडियस भी बढ़ के 6 यूनिट हो गया। क्लियर यहां तक? फाइंड द रेडियस व्हेन t is equal to t।
ठीक है, तो इसका मतलब आपको आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी। समझ गए ये चीज? कैसे निकालेंगे समझो। पहले जो वॉल्यूम गिवन है उस पे आते हैं। तो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद डिफरेंशिएट, इसलिए पूरा याद रखना पड़ता है फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? टी, क्योंकि डीवी बाई डी टी लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? डीवी बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3r² डी आर बाय डी टी। समझ गए? डीवी बाय डी टी की वैल्यू कितनी है? सी। ये दोनों तो कट गया भाई। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 4πr² डी आर बाय डी टी। क्या यहां तक समझ में आया? अब आपको क्या चाहिए? देखो यहां पर आर चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा ये, हाँ हो गया, चलो ठीक है। आर चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, इस डी टी को उठा के इधर फेंक दो, क्या बन जाएगा वो? सी डी टी। लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा? 4πr² डी आर। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सी टी। राइट साइड में 4π बाहर हट गया, r² का इंटीग्रेशन प्लस कैपिटल ए। सी ले लेते थे ना, कंफ्यूजन ना हो, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी हो जाएगा, इसलिए कैपिटल ले लिए। ठीक है, अब ये बन गया एक्चुअल में वो इक्वेशन जिसमें आर और टी के बीच में रिलेशन मिल रहा है। लेकिन अभी हमको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, तो इसीलिए देखो दो इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल है, एक सी और दूसरा ए। अब पहली इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, टी की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0, आर की जगह 3 रखोगे तो क्या जगह 4π इंटू 9 प्लस ए, जिससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी -36π। ठीक है, ए की वैल्यू को उठा के वापस यहाँ रख दो, जिससे क्या हो जाएगा? सी टी इज इक्वल टू 4πr³ अपॉन 3 -36π। ठीक है, अब दूसरी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, दूसरी मतलब ये वाली। ठीक है, तो अब पुट कर दो t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्या होगा? 3t, सॉरी 3c, हाँ इसको छोटा कर दियो, दिख रहा है ना? 3c इज इक्वल टू 4π/3, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 -36π। ठीक है, 3 1 सा 3 7 सा 3 2 सा 72, तो 3c इज इक्वल टू 72 इंटू 4π -36π अपॉन 3 आ गया, यहां से हटा देते हैं। तो c इज इक्वल टू 3 2 सा 6 3 4 सा 12 24, 24 इंटू 4 कितना होता है? ठीक है, c आ गया 36π 60π। इसको भी उठा के यहां पर रख देते हैं। ठीक है, अब दोनों को रख रहे हैं, तो c की जगह पे 60π t यही होगा ना। हम्म, अब क्या करो, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल के काटो। 4 सबसे कटेगा क्या? 4π
15t ये हो जाएगा। यहां से 4 पाई अपॉन 3 9, ये दोनों कट गया, ये इधर आ जाएगा 15t प्लस 9 इज इक्वल टू r³ अपॉन 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 45t प्लस 27 इज इक्वल टू r³, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45t प्लस 27 होल टू द पावर 1/3। चेक करो आंसर। सिक्सटी थ्री टी है सर। बुक में, बुक का यस सर, आंसर 63t प्लस 27 टू द पावर 1/3। 27 प्लस 27 करेक्ट है। अच्छा, मतलब ये 45 मेरा आ रहा है, बुक में 63 आ रहा है, क्या गलती हो गई? ओके, आई थिंक नहीं ठीक तो है, क्या पर गलती होगी? सी की वैल्यू गलत निकाला क्या मैं? 96 माइनस 36 ठीक तो दिख रहा है। t is equal to 3 c। यार यहाँ पर देखो, मैंने ये 36 डिवाइड बाई 3 था ना, ये 12 होना चाहिए था, 12 पाई। 12 96 माइनस 12 पाई, फिर से कैलकुलेशन है, 84 पाई आना चाहिए था, तो वो 84 पाई यहाँ पर आता, मतलब समझ गए ना? ये तो ठीक है, इस जगह पे ठीक है। ये वाली वैल्यू जो 60 है ना, वो क्या आएगी 84 पाई। ठीक है, वो 84 आएगा तो 4 कॉमन निकलेगा ना, तो 4 2 सा 8, 4 1 सा 4, ये 21 हो जाएगा। फिर 21 से जब ये मल्टीप्लाई होगा ना 3, ये 21 होगा, और जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 63। यस करेक्शन, ये वाला हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये ध्यान देना तुम लोग। ओके ओके, स्क्रीनशॉट भेज दूं? यस सर। दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिख जाएगा। यार ये बहुत सारे फालतू फालतू क्वेश्चन दिए, फालतू इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं, जबरदस्ती के इतने सारे क्वेश्चन है ऐसे वाले। जल्दी जल्दी मैं हिंट देता हूँ, ठीक है? पूरा सॉल्व करने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, काम के क्वेश्चन छूट जाएंगे। जो आते हैं ना मैं बता दूंगा, इस टाइप के आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है? वैसे ही हमेशा करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी खुद से तो बिल्कुल कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ बैंक principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if rupees 100 doubled itself in 10 years. log e की वैल्यू कैसे, ये फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉमर्स वाले बता दो, प्रिंसिपल से क्या होता है? एक कंपाउंड है ना, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, प्रिंसिपल चेंज कब होता है? कंपाउंड में होता है चेंज, है ना? 10 इयर्स में हो रहा है ना, तो 10 इयर्स का CAGR मतलब ये कितना आ जाएगा? 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, 100 जो है डबल हो रहा है 200, मतलब कि
देखो तो आंसर क्या 7.2 है क्या इसका? 20th का आंसर 6.93 है क्या? अच्छा 6.93 है. Rule of 72 is not applicable. क्यों नहीं है लेकिन रूल ऑफ 72 यहाँ एप्लीकेबल? अप्रॉक्स नहीं होता यार. अप्रॉक्स है. अच्छा मैंने मेरे को नहीं पता रूल ऑफ 72 अप्रॉक्स. मैं तो बस ऐसी अपनी इन्वेस्टमेंट चेक करने के लिए रूल ऑफ 72 अप्लाई करता हूँ. ओके सो क्या लिखा हुआ है इसमें? इन अ प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% per year. Find the value r in if 100 doubles itself in 10 years. So मेरे ख्याल से कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होगा. बता कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? p is equals to क्या होता है याद है? a 1 plus r upon 100 to the power n. यही होता है ना शायद. p की वैल्यू 200 हो जाएगी प्रिंसिपल. a की वैल्यू 100 है. ठीक है. दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n. n मतलब नंबर ऑफ इयर्स 10 हो गए. इसको ना एक बार मैं देखता हूँ. ये थोड़ा मैं ना हमेशा कॉमर्स वाले जो सेक्शन है ना उसमें वीक पड़ जाता हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है छोड़ दे उसको बाद में देख लेंगे. उसको मैं समझाने के हिसाब से भी बताना पड़ेगा ना सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं. ठीक है ओके 2021 छोड़ दो. दोनों प्रिंसिपल वाला है. ए उधर है पी उधर है ना. क्योंकि मैं ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ. उसके फॉर्मूले भी याद नहीं रहते. ठीक है. In a culture, bacterial count increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reaches this? If the rate of growth is proportional, okay. The 22 I think बना सकते हैं. ये मैथ्स वाले लोग ना यूजुअली ना 10th में ही पढ़ते हैं आखिरी बार. 10th में भी नहीं पढ़ते ना. 8th में पढ़ते हैं उसके बाद से बंद कर देते हैं. Okay. In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. Number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakhs if the growth of the bacteria is proportional to the number present? नहीं इसमें इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. ग्रोथ रेट गिवन है. ग्रोथ रेट गिवन है. ग्रोथ रेट गिवन है. इट इज प्रोपोर्शनल टू. ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करते हैं सपोज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट. 10% in 2 hours. ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई. इनिशियल कंडीशन हो गई. y is equals to 1,10,000. 1,10,000. ठीक है. In 2 hours t is equals to 2. ठीक है. तो y dy by dt that is your growth rate. ठीक है. dy by dt is growth rate that is proportional to the number present. तो dy by dt is equal to ky. ठीक है. सो एक सेकेंड बस मैं इसको बना देता हूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो इस जगह log y is equals to kt plus c. Now apply initial condition.
initially when t is equals to 0, so in that case ये log की भी वैल्यू याद होनी चाहिए यार। log 1 lakh कितना होता है? log 10 to the power 5, 5 log 10, 5 log 10 अगर 5 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k is equal to 5 हो जाएगा। ओके, सो log y is equals to 5t plus, नहीं, log y is equals to kt plus 5। जस्ट अ सेकेंड मैं बना लो फिर उसको समझाता हूँ। k की वैल्यू t की वैल्यू पुट कर देंगे 2k हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 lakhs हो जाएगा। log 2 की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, पिछले उसमें दिया हुआ था ना log 2 की वैल्यू कितनी है, लेकिन e बेस पे गिवन है। अच्छा इसमें दिया हुआ है ना, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ, उसके पिछले क्वेश्चन में गिवन है, e raised to power 0.9। log 10,000 की वैल्यू एक बार, 1 लाख की वैल्यू एक बार देखनी पड़े। चलो ये 3 क्वेश्चन छोड़ो, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग, जल्दी से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार फटाक से देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। बताओ पहला स्टेप क्या होगा? हाँ, लॉग लेके सॉल्व नहीं होगा भाई। लॉग क्यों नहीं ले सकते? हमको तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, डिफरेंशिएट थोड़ी ना करना है, इंटीग्रेट थोड़ी ना करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होगा। dy by dx is equal to e to the power x into e to the power y, सिंपल। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, पावर सेपरेट हो गए। dy upon e to the power y is equal to e to the power x into dx, ठीक है। e to the power minus y dy is equal to e to the power x dx, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या हो जाएगा e to the power minus y का इंटीग्रेशन माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। एक काम करते हैं, प्लस c को ना मैं इधर लिख देता हूँ, कोई नहीं चलता है, समझ गए ना। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y माइनस वन। e टू द पावर माइनस, ये माइनस वाई हो जाएगा, यस हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन कौन से उसमें करेक्ट है? ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। तो इसको कर लो, 3 क्वेश्चंस जो बच गए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं रहते। वेरिएबल सेपरेबल के अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपके वो आएंगे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में। और कैसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो जाए, स्पेसिफिकली इस तरह के क्वेश्चंस हो गए, 6 वाले, 11 वाले या फिर 12 वाले, ठीक है, या फिर ये इनवर्स वाले, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा चांसेस है। एक क्वेश्चन यार मैं सोच रहा था, खोज रहा था, वो मिला नहीं। देखो ये बन जाएगा, इससे एग्जांपल हम देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था वो इंपॉर्टेंट है, वो मुझे अभी तक दिखा नहीं, शायद मिसलेनियस में आएगा वो क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल से ही बेस्ड है, हाँ वो मिसलेनियस में आएगा, उसको बिल्कुल करना है वेरिएबल सेपरेबल के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। सो दैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू। Thank you, sir.